दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले डॉजवेल और उसकी वाइफ क्रिस्टन अपनी कार में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। वो दोनों जब घूम फिर कर घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक कैंपर वैन उनके घर के बाहर सड़क पर खड़ी है। वो दोनों देखते हैं कि उस कार में एक आदमी सो रहा था, तो वो दोनों उसे अनदेखा करते हुए घर के अंदर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद डॉजवेल को याद आता है कि घर का कचरा बाहर फेंकने जाना है, तो डॉजवेल घर का सारा कचरा इकट्ठा करके उसे बाहर फेंकने के लिए जाता है। जब डॉजवेल कचरा फेंक कर घर वापस आ रहा होता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने पूरी जिंदगी में नहीं की थी। दोस्तों, कमजोर दिल वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं स्किप करके वापस चले जाएं, क्योंकि आज की कहानी इतनी भयानक और इतनी खतरनाक है जिसे सुनने के बाद आप लोग अंदर से कांप जाओगे। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये यकीन तो हो ही जाएगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में घुसाना कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां अक्सर मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। ये है डॉजवेल और ये है इनकी वाइफ क्रिस्टिन, और तीसरा कैरेक्टर के बारे में मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। 3 सितंबर 1986 शाम के करीब 6-7 बजे डॉजवेल और क्रिस्टिन अपनी कार में घूमने फिरने के लिए निकलते हैं और करीब आधी रात को 11:30-12 बजे अपने घर पहुंचते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके घर के बाहर एक कैंपर वैन खड़ी हुई है। कैंपर वैन वो होती है जिसमें अक्सर विदेशी लोग घुमा फिरा करते हैं और उसके अंदर ही सो जाया करते हैं, मतलब पूरी फैसिलिटी उस कैंपर वैन के अंदर होती है। भारत में भी अक्सर ऐसी कार्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लोग ज्यादातर इन कैंपर वैन को हॉलीडेज में यूज करते हैं। डॉज और उसकी वाइफ क्रिस्टन ने पहले कभी भी इस वैन को घर के बाहर खड़ा नहीं देखा था और ना ही उस वैन को वो लोग पहचानते थे। डॉज और उसकी वाइफ अपनी कार को साइड खड़ी करके उस कैंपर वैन के पास जाते हैं। उसके बाद डॉज अपनी वाइफ को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाती, वो अपनी कार के पास ही खड़ी रहती है। फिर डॉज उस वैन के पास जाता है और वैन के शीशे के अंदर झांकने की कोशिश करता है। डॉज देखता है कि एक शख्स उस वैन की फ्रंट सीट पर सो रहा है। हालांकि डॉज ने उस शख्स को उठाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन वो अपनी वाइफ के पास जाता है और बताता है कि एक शख्स वैन के अंदर सो रहा है। वो लोग सोचते हैं कि शायद इसने सड़क पर ऐसे ही रैंडमली पार्क कर दी होगी और सो गया होगा। हम लोग उसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये सड़क कॉमन है, और वो लोग सोचते हैं कि आराम करने के बाद वो अपने आप चला जाएगा। और दोनों इस बात को अनदेखा करते हुए चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद डॉज की वाइफ क्रिस्टिन सोने की तैयारी करती है और वॉशरूम में चले जाती है। तभी डॉज को याद आता है कि कल कचरे वाला कचरा लेने आएगा, तो घर का जितना भी कचरा फैला हुआ था उसे समेटने लगता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अभी बाहर रखाऊं। तो वो सीढ़ियों से नीचे आता है और घर का सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करता है और बाहर रखने के लिए चले जाता है ताकि सुबह उसे उठना न पड़े। डॉज घर के बाहर अपना सारा कचरा फेंक देता है और कचरा फेंक के जैसे ही वो घर में आ रहा होता है तो उसे अंधेरे में एक शख्स दिखाई देता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि कैंपर वैन वाला ही आदमी था। डॉज उस शख्स पे जोर से चिल्लाया कि तुम यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। तभी उस कैंपर वैन वाले ने अपना नाम बताया। वो बोला, मेरा नाम नैन्स है, और वो बोला कि मैं आपकी वाइफ क्रिस्टन के साथ जॉब करता हूँ। नैन्स बोला, मैंने आज एक अनजान व्यक्ति को तुम्हारे घर के बाहर देखा था। वो अनजान व्यक्ति शायद चोर था और वो इस घर में लूटपाट के मकसद से आया था। फिर मुझे शक हुआ तो मैं तुम्हारे घर के पास आया, तो मुझे देखकर वो चोर भाग गया। वो बोला कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के पास गया तो देखा कि दरवाजा लॉक था, मतलब आप लोग जरूर मार्केट गए होंगे। तो मैंने सोचा कि जब तक क्रिस्टिन घर वापस नहीं आ जाती मैं यहीं रुक जाता हूँ, तो मैंने अपनी कार आपके घर के बाहर पार्क कर दी ताकि उस चोर को ऐसा लगे कि घर के अंदर कोई है, ताकि वो चोर अंदर ना जा सके। और जब आप लोग अपनी कार में वापस आए तो मैं अपनी वैन में ही सो गया था। इस पॉइंट तक डॉजवेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके घर के बाहर एक अनजान शख्स जो कि अपना नाम नैन्स बता रहा था और किसी दूसरे अनजान व्यक्ति जो उसके घर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन डॉज इन दोनों को ही नहीं जानता था और डॉज ने क्रिस्टन को नीचे बुलाकर पूछा भी नहीं। डॉजवेल नैन्स से पूछता है कि क्या तुमने उस व्यक्ति को जो चोरी करने आया था उसे दोबारा हमारे घर के पास देखा है? तो नैन्स ने कहा कि नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास फ्लैशलाइट नहीं थी।
नैन्स ने डॉज से कहा कि अगर तुम फ्लैशलाइट ले आते हो तो हम दोनों घर के चारों ओर अच्छे से चेक कर सकते हैं। डॉज ने कहा ठीक है, मैं अंदर से फ्लैशलाइट लेकर आता हूँ। तभी डॉज ने नैन्स से घर आने के लिए पूछा ताकि दोनों मिलकर फ्लैशलाइट ढूंढ सके। तो नैन्स ने कहा ठीक है। उसके बाद डॉज और नैन्स दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर पहले डॉज गया था, उसके पीछे पीछे नैन्स। और जैसे ही नैन्स घर के अंदर एंटर होता है तो वो पीछे से चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है और उसे लॉक कर देता है। फिर वो अपनी कमर के पीछे से एक छुपा हुआ लोहे का रॉड निकालता है और सीधा डॉज के सर पर मारता है और डॉज पर हमला कर देता है। जब डॉज अपना सर पकड़कर घूमता है तो नैन्स उसके ऊपर फिर से हमला करता है और वो दोनों जमीन पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब क्रिस्टन, जो कि ऊपर वाली फ्लोर पे थी, वो नीचे से आ रही आवाजें सुनकर सीढ़ियों से नीचे की ओर भागती है। वो जैसे ही नीचे पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति सर से लहूलुहान हालत में पड़ा है और उसके सर से लगातार खून बह रहा था और वो उस नैन्स के वार से अपने आप को बचा रहा था। नैन्स डॉजवेल की वाइफ क्रिस्टन को देखकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी डॉजवेल पर अपनी लातों से हमला लगातार कर रहा था। उसके बाद जैसे ही क्रिस्टन डॉज के पास डॉज को बचाने आने लगती है, तब नैन्स अपनी जेब से गन निकालता है और क्रिस्टन पर तान देता है और क्रिस्टन को कहता है कि इधर आओ और अपने पति के हाथ पैर बांध दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पति की खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्रिस्टन सीढ़ियों पर खड़ी बिल्कुल डर चुकी थी और सिर्फ यही सोच रही थी कि ये चोरी चकारी का ही केस हो। क्रिस्टन से हाथ पैर बंधवाने के बाद डॉज को टांगों से पकड़कर नैन्स घसीटता हुआ बेसमेंट में ले गया और डॉज को एक लकड़ी के खंबे के साथ बांध दिया और नैन्स डॉज को जंगली जानवरों की तरह मारने लगा, जिस वजह से डॉज अधमरी हालत में हो चुका था। अब नैन्स बेसमेंट से बाहर आता है और क्रिस्टिन को पकड़ के सेकंड फ्लोर पर ले जाता है और उसे भी वहां रस्सियों से बांध देता है। क्रिस्टिन को बांधने के बाद नैन्स वापस बेसमेंट में डॉज के पास आता है। अब डॉज को कुछ समझ आता और जब तक वो अपने आप को संभालता, तभी अचानक नैन्स ने एक लोहे की रॉड उठाई और डॉज के सीने में घुसाने लगा। डॉज दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे नैन्स ने उस रॉड को डॉज के पूरे शरीर में घुसा दी। उसके बाद जब नैन्स ने डॉज के सीने से उस रॉड को बाहर निकाला, तब डॉज की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बेहोश होकर आगे की ओर झुक गया। अब नैन्स सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर डॉज की वाइफ क्रिस्टन के पास जाता है। जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है तो देखता है कि क्रिस्टन रस्सियों से आधी बाहर निकल चुकी है और क्रिस्टन के हाथ में लैंडलाइन फोन पकड़ा हुआ है। क्रिस्टन जब तक पुलिस को कॉल करती, इतने में नैन्स भागकर आता है और क्रिस्टन के हाथ से वो फोन छीन लेता है। फोन छीनने के बाद नैन्स उस फोन की केबल काट देता है और फोन को पूरी तरह से तोड़ देता है। उसके बाद नैन्स क्रिस्टन को बुरी तरह पीटने लगता है और क्रिस्टन को टॉर्चर करने लगता है। क्रिस्टन को टॉर्चर करने के बाद नैन्स क्रिस्टन को दोबारा रस्सियों से अच्छे से बांध देता है। उसके बाद नैन्स दोबारा बेसमेंट में डॉज के पास जाता है। नैन्स बेसमेंट में यह देखने के लिए गया था कि डॉज अभी भी जिंदा है या मर चुका है। जब नैन्स बेसमेंट में पहुंचता है तो देखता है कि डॉज उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में वो पहले छोड़ के गया था। अब नैन्स को यकीन हो जाता है कि डॉज पूरी तरह से मर चुका है। ये देखने के बाद नैन्स क्रिस्टन को टॉर्चर करने के लिए फिर से ऊपर चला जाता है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि डॉज अभी भी नहीं मरा था, वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। डॉज ने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी वाइफ क्रिस्टन को बचाकर ही रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचाकर ही रहेगा। जैसे ही नैन्स दूसरी बार ऊपर गया तो डॉज, जो बुरी तरह जख्मी हालत में था, जिसके सर पर और चेस्ट पर चोट लगी हुई थी, उसी हालत में रेंगता हुआ बेसमेंट से बाहर निकलता है और बेसमेंट के साइड वाले रूम में जाता है जहां उसकी गन पड़ी हुई थी। डॉज एक गन स्मिथ था। डॉज को गन बनानी और चलानी भी आती थी। डॉज अपनी गन उठाता है और उसे लोड करता है। उस रूम में डॉज के पास सिर्फ एक ही गोली पड़ी हुई थी। अब डॉज अधमरी हालत में अपनी गन को लेकर रेंगता हुआ सीढ़ियों की ओर जाता है। जब डॉज फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है तो उसे नैन्स कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। डॉज अच्छे से चारों ओर देखता है, लेकिन नैन्स कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी डॉज को ऊपर से क्रिस्टिन की चिल्लाने की आवाजें आती है। डॉज बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटता हुआ ऊपर की ओर जाने लगता है। जब डॉज ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो उसे लेफ्ट से उसकी बीवी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उसके साथ में हॉल से किसी के पैरों की चलने की आवाज आ रही थी, जो कि उसी की तरफ बढ़ती जा रही थी।
डॉज अपनी गन पकड़कर सीढ़ियों पे अपनी पोजीशन ले लेता है। डॉज अपनी चेस्ट पर बंदूक रखकर उसका मुंह सामने की ओर रखता है और नैन्स के आने का इंतजार करता है। और जैसे ही नैन्स हाथ में चाकू लिए सीढ़ियों से ऊपर आ रहा होता है, उसी टाइम डॉज गन से फायर कर देता है और गोली सीधा जाकर नैन्स के पेट पर लगती है। नैन्स अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ जाता है। नैन्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो सोचने लगता है कि मैंने डॉज को जान से मार दिया था, तो ये यहाँ पर कैसे आया। लेकिन अब बारी थी डॉज की। डॉज ने सोच लिया था कि चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं अपनी वाइफ क्रिस्टिन की जान बचाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। डॉज अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी राइफल को उल्टा पकड़ता है, क्योंकि उसमें गोली एक ही थी। डॉज उस गन को बैट की तरह पकड़ता है और नैन्स के ऊपर हमला कर देता है। नैन्स डॉज के वार से बचने की पूरी कोशिश करते हुए अपने पेट के बल रेंगता हुआ पीछे हटने लगता है और वो बचता हुआ क्रिस्टिन के रूम में चला जाता है। अब नैन्स उस रूम में पड़ी अपनी गन को उठाता है और दरवाजे की ओर 3 फायर करता है जहां डॉज खड़ा था। लेकिन डॉज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां से बिल्कुल नहीं हटता, क्योंकि वो पहले ही सोच कर आया था कि चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो उसे मार कर ही जाएगा। अब डॉज नैन्स की ओर बढ़ने लगता है और उस पर अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से कई बार वार करता है और इतनी जोर जोर से वार करता है कि बंदूक का पिछले वाला हिस्सा ही टूट जाता है और गन का लोहे का पाइप मुड़कर टेढ़ा हो जाता है। नैन्स बिल्कुल मरने के कगार पर पहुंच चुका था और उसके हाथ से उसकी गन भी छूट जाती है। लेकिन डॉज ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता था। उसने नैन्स की पिस्टल को उठाया और बाकी के बचे राउंड उसके सर में उतार दिए और नैन्स को मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और तुरंत उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉज की वाइफ और डॉज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन नैन्स इतनी चोटों की वजह से बच नहीं पाता। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर नैन्स था कौन। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि नैन्स एक सीरियल किलर था जिसके ऊपर 6 केस ऑलरेडी दर्ज थे। नैन्स ने साल 1974 से लेकर साल 1986 के बीच कई मर्डर किए थे, लेकिन नैन्स ने मरने से पहले अपने द्वारा किए गए किसी भी मर्डर को कबूल नहीं किया। नैन्स ने 12 सालों में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा ये किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन सुनने में ये आता है कि नैन्स ने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, ये थी डॉजवेल की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी। इस कहानी में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इस कहानी में वो बताया गया है। इस सच्ची घटना के बाद हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी अनजान आदमी को जिसे हम जानते नहीं हैं उसे अपने घर एंट्री नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।